नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 29, ल्यूसेंट का पेज नंबर 29। कल हम लोगों ने तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में जानकारी हासिल करी थी। आज हम लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। एक नज़र इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। जो लोग शुरू से इस सीरीज को देख रहे हैं वो अब तक वर्कबुक से परिचित हो चुके हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, तो ल्यूसेंट के प्रत्येक पेज के अगेंस्ट में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। एक तरह का वन लाइनर है लेकिन आधा है, इसलिए हमने इसको वर्कबुक नाम दिया है। यहाँ पर लिख के छोड़ दिया गया है कि दीवाने रियासत का कार्य या इक्ता के शासक को क्या कहते थे या दीवाने इंसा का कार्य क्या होता था। तो पेज नंबर 29 पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल सकते हैं वो हम लोगों ने निकाले हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको भरिए और उसके बाद इस प्लेन वर्कबुक को रैंडमली प्रैक्टिस के लिए आप इस्तेमाल करिए। पेज नंबर 29। सैयद वंश के बारे में कल हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज यहाँ पर 3 अतिरिक्त जानकारियां हैं इस पेज पर। हमने कल मुबारक शाह के बारे में पढ़ा था। तारीख मुबारक शाही में जिसका वर्णन है, सरहिंदी उसके दरबार में रहता था। तो मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे एक नगर की स्थापना करी थी, मुबारकाबाद। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था और अलाउद्दीन आलम शाह के समय में एक ऐसा सत्ता हस्तांतरण हुआ जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में अपने आप में अनोखा उदाहरण है कि सुल्तान जो है वो अपनी मर्जी से पद छोड़ दे और अपने इक्तादार को सुल्तान स्वीकार कर ले। यहां तक तो ठीक है, खुद इक्तादार बनकर के किसी इक्ता में चला जाए। तो अलाउद्दीन आलम शाह और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी में ये हुआ। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था जो 1451 में बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी अफगान मूल का था और उस जमाने में अफगानों को शासन करने के योग्य माना नहीं जाता था, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अफगान शासन कर सकते हैं, ये जरा अचंभे की बात थी। दरअसल अफगान बटे हुए थे अलग अलग कबीलों में और जो उनकी निष्ठा थी वो अपने कबीले के प्रति थी, अपने कबीले के सरदार के प्रति थी। तो ऐसे में एक सुल्तान का, एक निरंकुश सुल्तान का, जैसा कि उस जमाने में होते थे, सब अफगान सरदारों को एकजुट रखना चमत्कार से कम नहीं था। तो बहलोल लोदी ने इसके लिए कुछ उपाय किए। बहलोल लोदी ने अपने अफगान सरदारों को ये एहसास कराया ही नहीं कि वो सुल्तान है। वो उनके साथ बहुत सम्मान से बातचीत करता था, उनको मसनदे आली कह करके पुकारता था। यहाँ तक कि जब प्रमुख अफगान सरदारों की मीटिंग होती थी तो वो सिंहासन पर भी नहीं बैठता था, उसने जमीन पर ही गद्दे बिछवा दिए थे। वहीं पर वो सब लोग एक समान स्तर पर वो लोग बैठते थे कि राजा वाजा कुछ नहीं। तो बहलोल लोदी ने ऐसे समाधान किया। अब उसने और कुछ भी परिवर्तन कर दिए, जैसे इक्तादार जो अफगान थे और सुल्तान के बीच के जो संबंध थे वहां पर भी उसने ढिलाई बरती। कुल मिलाकर के उसने अफगान सरदारों को अपने साथ बनाए रखा, विद्रोह नहीं हुआ। बहलोल लोदी ने नए सिक्के चलाए जिनको बहलोली या बहलोल सिक्का कहा जाता था। बहलोल लोदी का पुत्र था सुल्तान सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के अपने अफगान सरदारों के साथ संबंध बहलोल लोदी के मुकाबले कुछ कठोर थे, लेकिन सिकंदर लोदी को इस बात का ठीक ठीक अनुमान था
कि उसको डोर कहां तक खींचनी है, तो वहां तक उसने अपने सरदारों को टाइट किया, जैसे उसने इक्तादारों के प्रति सख्ती बरती। सिकंदर लोदी ने क्या क्या किया? उसने आगरा शहर की स्थापना करी 1504 में। प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। भूमि के मापन के लिए उसने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, और ये गजे सिकंदरी अकबर के समय तक चलता रहा, जब तक कि अकबर ने उसको गजे इलाही से चेंज नहीं कर दिया। सिकंदर लोदी कविताएं भी लिखता था फारसी भाषा में, गुलरुखी नाम से। एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया फरहंगे सिकंदरी के नाम से। धार्मिक तौर पर इसको यहाँ पर कट्टरपंथी के तौर पर देखा जा सकता है। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, और कुछ मुसलमानों के एक वर्ग को उसने ताजिया निकालने की मनाही कर दी, और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंधित किया। सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी अफगान सरदारों के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाया जो बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी ने बैठाया था। तो शुरुआत से ही इब्राहिम लोदी की अपने सरदारों के साथ खटपट थी। इब्राहिम लोदी के अपने परिवार के लोग, जैसे कि उसका चाचा दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, ये सब लोग उसके खिलाफ थे। और यही वो दौर था जब बाबर ने हिंदुस्तान में दिलचस्पी दिखाई। आप देखिए 1517 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ रहा है, और उसके गद्दी पर बैठने के 2 वर्ष पश्चात 1519 से बाबर ने भारत के सीमावर्ती इलाकों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, जिसमें दीपालपुर था, भीरा था, बाजौर था, उस इलाके में, पंजाब वाले इलाके में। तो वहीं पर वो दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी के संपर्क में भी आया, और उन्होंने उसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए उकसाया या आमंत्रित किया। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध की डिटेल हम लोग जब मुगल वंश पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे। अब इसके पश्चात हमारे पास आ जाता है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में जो सत्ता का केंद्र है वो है सुल्तान, और सुल्तान का जो अर्थ है वो है गवर्नर या प्रतिनिधि। तो किसका प्रतिनिधि या किसका गवर्नर, क्योंकि भारत में तो सुल्तान संप्रभु शासक है, उसके बावजूद वो अपने आप को बादशाह नहीं कह रहा है। भारत में बाबर मुगल वंश में पहला शासक होगा जो बादशाह की उपाधि लेगा। उससे पहले सभी लोग अपने आप को सुल्तान ही कहते रहे। व्यवहार में स्वतंत्र शासक, बादशाह की तरह, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर गवर्नर या प्रतिनिधि, खलीफा के प्रतिनिधि। खलीफा जो कि इस्लामिक जगत में सर्वोच्च धार्मिक गुरु था और बादशाह भी था, और बाकी सब लोग उसके गवर्नर थे। लेकिन खिलाफत कमजोर हो चुकी थी, और चाहे वो दमिश्क में हो, चाहे वो बगदाद में हो, चाहे वो टर्की में हो, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो भारत पर अपना नियंत्रण रख सकें या भारत के शासकों पर अपना नियंत्रण रख सकें। फिर भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपने आप को सुल्तान ही कहते रहे। तो इतिहास की सीरीज, जैसा मैंने कल भी बताया था कि हम जल्दी शुरू करेंगे, तो वहां पर जिन लोगों की दिलचस्पी है कि ऐसा क्यों हुआ, खलीफा और सुल्तानों का क्या संबंध था, वो हम वहां पर समझेंगे। यहां समझ लीजिए कि सुल्तान सर्वे सर्वा है, भले ही शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधि हो, और सुल्तान हर मामले में सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च कानून निर्माता है,
प्राचीन भारत के हिंदू शासकों की तरह ही वो निरंकुश भी है, लेकिन एक मामले में वो कमजोर पड़ जाता है कि शरीयत संबंधी मामलों में उसका निर्णय अंतिम नहीं है। शरीयत जो कि इस्लामिक कानून का प्रमुख स्रोत है, तो वहां पर उसको अपने उलेमाओं से सलाह मशवरा करना पड़ता है। जो उसके मंत्री हैं, अमीर शब्द है, तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, और लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। दरअसल तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने भी अमीरों को काफी महत्व दिया था। सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद थी वो मजलिस ए खलवत कहलाती थी, और इसमें जो बहुत प्रमुख मंत्री थे उनमें वजीर होता था, आरिजे मुमालिक सेनापति होता था, दीवाने इंसा का जो अध्यक्ष होता था वो होता था। तो कुछ ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर देखिए अब अलग अलग शब्दावलियां हैं। बार ए खास, तो सुल्तान का बड़ा दरबार, जिसमें सुल्तान सभी महत्वपूर्ण लोगों को, जितने भी दरबारी थे, खान उपाधि होती थी जो बड़े अधिकारियों को दी जाती थी, अमीर, मलिक, ये सब उपाधियां थी। बार ए आजम, सुल्तान जहां पर अपने सरकारी कामकाज निपटाता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत, थोड़ा सा मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह धार्मिक विभाग था, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहां पर दिया गया है कि दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सद्र होता था, सद्र उस सुदूर, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। ये न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। तो सद्र उस सुदूर को समझ लीजिए। सद्र उस सुदूर राजा का, यानी सुल्तान का धार्मिक सलाहकार था। वो शरीयत संबंधी मामलों में राजा को सलाह देता था। साथ ही साथ वो जो मिल्क, वक्फ और इनाम जैसी भूमियां होती थी, जो सूफी संतों को या किसी भी साधु संत को दी जाती थी, या फिर समाज के जो कमजोर वर्ग थे मुस्लिम समाज में, दान की भूमि उसी की जिम्मेदारी थी कि किसको दान में देना है, किसको नहीं देना है। दान विभाग का प्रमुख था वो, खैरात विभाग देखता था। जो भी जजिया और जकात कर एकत्र होता था वो सद्र के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। वो राज्य की सीधे सीधे इनकम नहीं थी, वो सद्र के पास जाता था। इसके अलावा शरीयत संबंधी मामलों में वो अंतिम न्यायाधीश भी था। तो जो काजी होता था उसको सद्र से ही सलाह लेनी पड़ती थी। इसीलिए इन दोनों पदों को अधिकतर सुल्तानों ने एक्स ऑफिसियो रखा, पदेन रखा, कि जो सद्र उस सुदूर होगा उसी को काजी का भी काम सौंप दिया जाएगा। इसलिए लिखा है कि यहाँ पर न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा राज्य का जो पत्राचार होता था उससे संबंधित था, और साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों में क्या गतिविधियां चल रही हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मर और स्पाई, गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। तो बरीद शब्द यहां पर मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर देखिए कुछ प्रमुख मंत्री और उनके विभाग। तो वजीर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और बलबन के समय तक काफी ताकतवर रहे, क्योंकि वजीर के पास 3 भूमिकाएं थी। पहला, वो वजीर था, समझिए प्राइम मिनिस्टर था। इस नाते वो अन्य सभी मंत्रियों और सुल्तान के बीच में एक ब्रिज का काम करता था, कोऑर्डिनेशन बैठाता था, और किसी के भी काम में टांग अड़ा सकता था क्योंकि वो प्रधानमंत्री था। नंबर 2, उसका मुख्य काम था रेवेन्यू। वो पूरे साम्राज्य में इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय के लिए भी जिम्मेदार था। राजस्व विभाग उसके पास था। और तीसरा, बलबन के समय तक उसके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, वो सेनापति भी था। सबसे पहले बलबन ने वजीर के अधिकारों में कटौती करी और उसने दीवाने अर्ज के नाम से एक नया विभाग बनाया, सैन्य विभाग,
और उसका हेड बनाया आरिजे मुमालिक को। इस तरह से वजीर की शक्तियों को जरा संतुलित किया गया। दूसरा अधिकारी है मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार। तो जो आय और व्यय होता था ये एक तरह समझिए ऑडिटर था, खातों की जांच पड़ताल करता था। मजमुआदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। आरिजे मुमालिक, जैसा मैंने पहले बता दिया, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख, और ये दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था। सद्र उस सुदूर काजी उल कुजात, मैंने अभी आपको बताया था, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग दान विभाग का प्रमुख था, और काजी उल कुजात सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी था। आमतौर पर ये दोनों पद सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। यहां पर बरीद शब्द आया है, देखिए बरीद जो है गुप्तचर, और बरीद मुमालिक तमाम जो गुप्तचर थे उनका हेड। वकील ए दर, तो सुल्तान की जो दैनिक आवश्यकताएं होती थी उसके दरबार और उसके महल से संबंधित, उनकी पूर्ति करता था वकील ए दर। दीवाने खैरात दान विभाग था, दीवाने बंदगान दास विभाग था, और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, और ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर कुछ नए विभागों के नाम दिए गए हैं और किन सुल्तानों ने उसको बनाया ये बताया गया है। दीवाने मुस्तखराज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने मुस्तखराज बकाया वसूली के लिए था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी को ये सूचना मिलती थी, ये ऊपर आप देखिए जो मुशरिफ ए मुमालिक है, तो मुशरिफ ए मुमालिक तो ऑडिटर है, वो बता देता था कि पिछले रेवेन्यू ईयर में इतने रुपए इतना टैक्स नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि साम्राज्य में जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो अपना रेवेन्यू टाइम पर पे नहीं कर रहे हैं, और अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि जाकर के उनसे मांग लें। तो ये जो मुस्तखराज बनाया या दीवाने मुस्तखराज, इसको यही जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं या पुराने जमाने के पुश्तैनी रईस हैं जिनका बड़ा प्रभाव है प्रशासन के ऊपर, उनसे बकाया करों की वसूली की जाए और सख्ती के साथ की जाए। तो दीवाने मुस्तखराज का खौफ था बकाया कर की वसूली के लिए। दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब क्षेत्र में कृषि सुधार किए तो उसने बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने कोही और उसको जिम्मा सौंपा, लेकिन इसमें गजब का भ्रष्टाचार हुआ था, योजना फेल हो गई। बलबन ने दीवाने अर्ज अलग से एक सैन्य विभाग बनाया था, और दीवाने बंदगान दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तिहाक कमजोर वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए एक प्रकार की पेंशन जैसी व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करवाए, चाहे वो नहरें बनवानी हो, चाहे नए नगर बनवाने हो, या फिर दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी लोगों के मकबरे थे उन सब की मरम्मत करवाना, उसकी देखरेख करवाना, और जो बाकी सूफी संत थे उनकी मजार वगैरह बनवाना, इतने बड़े पैमाने पर उसने निर्माण कार्य करवाए कि उसको अलग से एक विभाग की जरूरत पड़ गई, लोक निर्माण विभाग। दिल्ली सल्तनत प्रांतों में बटी हुई थी जिसको इक्ता कहा जाता था। यहां पर लिखा है कि इक्ता या सूबा कहा जाता था, ज्यादा पॉपुलर वर्ड इक्ता ही है। तो इक्ता एक ऐसा क्षेत्र था जिसका प्रशासन इक्तादार को दे दिया जाता था। सुल्तान के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था प्रत्येक इक्ता में। उसका काम था वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाना, उसके लिए वहां पर एक सेना मेंटेन करना, एक सैनिक टुकड़ी रखना, वहां से रेवेन्यू वसूल करना, वहां के लोगों को न्याय देना। समझ लीजिए कि प्रांतीय स्तर पर वो राजा की बी कॉपी बन गया। लेकिन इस सब के लिए केंद्र से उसको कोई मदद नहीं मिल रही थी। केंद्र उसको सैलरी नहीं दे रहा था, कैश नगद नहीं दे रहा था।
ना तो खर्चों के लिए ना उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए। एक एडजस्टमेंट किया गया और इस व्यवस्था का जन्मदाता हिंदुस्तान में इल्तुतमिश था। वैसे इस्लामिक वर्ल्ड में इक्ता व्यवस्था को निजामुल मुल्क तूसी ने एक किताब लिखी थी, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत करी थी। उसने अपने इक्तादारों को बोला कि तुम ये सारे काम करो और जो रेवेन्यू वहां से कलेक्ट होगा उसमें से इन सारे कार्यों को करो और जो बच जाएगा वो तुम केंद्र को भेज दोगे। तो एक बड़ा सीधा सा सिस्टम डेवलप किया गया और इसने दिल्ली सल्तनत को गजब की स्टेबिलिटी प्रदान करी। जब तक इक्ता व्यवस्था मजबूत रही, इक्तादार वफादार रहे, तब तक केंद्र मजबूत रहा। जैसे ही इक्तादार अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे, केंद्र कमजोर हो गया। या ये कह लीजिए कि जब तक केंद्र मजबूत रहा, शक्तिशाली शासक रहे, तब तक इक्तादार वफादार रहे। जब उन्होंने देखा कि केंद्र कमजोर हो रहा है, सुल्तान अयोग्य है, तो उन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए। तो यहाँ के शासक को इक्तादार या वली या मुफ्ती कहते थे। नायब शब्द जो है ये केंद्रीय स्तर पर सुल्तान के बाद कभी कभी नायब अपॉइंट किया जाता था। और तुर्काने चिहलगानी के दौर में आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि कैसे नायब के पद पर जिसकी नियुक्ति होती थी वो चाहता था कि राजा बिल्कुल कठपुतली बन जाए। यहां पर कुछ प्रमुख करों के बारे में जानकारी दी गई है। उस्र, खराज, जकात, जजिया और खुम्स, 5 कर जो शरीयत के हिसाब से भी स्वीकृत थे। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज भी भूमि कर था और गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इनकी दरों में अंतर होता था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। शुरुआती दौर में या अधिकतर समय ब्राह्मणों को जजिया से छूट थी। फिरोज शाह तुगलक इकलौता शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। इसके अलावा महिलाओं को, छोटे बच्चों को, भिखारियों को, साधु संतों को, इन सब लोगों को भी जजिया से छूट थी। खुम्स जो है वो लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग, जिस पर सुल्तान का हिस्सा था, और शेष भाग सैनिकों का था या जिसको वो संपत्ति मिल रही है उसका था। 2 लोगों ने इस नियम को बदल दिया था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने 80% अपने पास रखा, 20% अपने सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। इक्ताओं को सिकों में, सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ जो लगान तय करता था। दरअसल दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी। एक यहाँ पर अधिकारी है अमीर सदा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये बड़े प्रभावी थे और दक्षिण भारत में जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो इन्हीं अमीर सदा का योगदान ज्यादा था। इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 100 गांव के शासन की देखरेख करने वाला अमीर ए सदा कहलाता था। सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और वहां पर खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये सब ग्राम के मुखिया होते थे, जमींदार होते थे। ये मध्यस्थ वर्ग थे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की तरफ से टैक्स वसूलते थे, किसानों से अपना हिस्सा रखते थे, और ये बड़े प्रभावशाली हो गए थे। इन्हीं खूत, मुकद्दम और चौधरियों को अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अधिकारों से बेदखल कर दिया था कि अब आप टैक्स नहीं वसूलेंगे। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। दरअसल इल्तुतमिश ने एक 2-2.5 हजार घुड़सवारों की सेना बनाई थी जो उसकी व्यक्तिगत अंगरक्षक सेना थी। उसके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मंगोल सेना में जो दशमलव प्रणाली थी वही आधार दिल्ली सल्तनत की भी सैन्य प्रणाली का था। तो यहाँ पर बताया गया है कि 10 अश्वारोहियों का जो हेड होता था, एक सर एक हेल होता था। 10 सर एक हेल के ऊपर एक सिपह सलार होता था। 10 सिपह सलार के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीर के ऊपर एक मलिक और 10 मलिक के ऊपर एक खान।
तो आप जोड़ सकते हैं कि एक खान के अंडर में कुल कितने सैनिक होते होंगे। यहां पर एक जानकारी है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। हमारे पास कोई बड़ा प्रमाण नहीं है कि सल्तनत काल में बारूद का उपयोग शुरू हो गया था। जो आपका इमेजिनेशन होगा बारूद का, तोपखाने का, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत हल्के फुल्के प्रकार रहे होंगे, लेकिन तोपखाने जैसा कुछ भी नहीं था। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, इसकी वर्कबुक को भरिए और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।